एहतशाम उल हक साहब, अगर आप जेयूआई और पीटीआई के दरमियान कोई बड़ा इशू नहीं है तो फिर ये इतनी रिलक्टेंस क्या है इस इत्तेहाद के बनने में? आप भी क्या इत्तेफाक करते हैं इस बात पे कि कोई बड़ा आउटस्टैंडिंग इशू नहीं है दोनों के दरमियान? आज पास्ट में था, ठीक है, जेयूआई पीटीआई के बारे में बहुत कुछ कहती रही, पीटीआई ने जेयूआई के बारे में बहुत कुछ कहा, क़यादत को निशाना बनाया जाता रहा, लेकिन वो तो पास्ट हो गया। क्या अभी तक ये जमातें इसी पास्ट में उलझी हैं या मौजूदा हालात के कुछ इशूज हैं? देखिए, ऐसा दो चीज़ें बड़ी अहम है सारे मामले में। मेरा ख्याल है कि तहफ़्फ़ुज़ात तो बहुत ज़्यादा जो है ना वो जेयूआई के हैं पीटीआई के बारे में। और फिर अगर आप सेनेटर कामरान का स्टेटमेंट देख लें, उसके बाद गफूर हैदी का एक इंटरव्यू देख लें, तो बिल्कुल पोल अपार्ट है। बहुत आगे जाने की बात है। इतनी आसानी के साथ मामला ये ग्रैंड अलायंस में कोई जेयूआई का बड़ा रोल नजर नहीं आ रहा। दूसरी बात है कि ये तय करना तो पहले बनता है ना कि ये ग्रैंड अलायंस की लीडरशिप किसके पास जाएगी, ये एक अपने का सवाल है। फिर आप क्या ख्याल है, बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि जी पीडीएम की क़यादत कर चुके हैं फजल रहमान साहब, तो ये ग्रैंड अलायंस की भी कर सकते हैं। और एक और बात है, जो जेयूआई वाले ओपनली बात कर रहे होते हैं, वो कहते हैं कि जी हमारे तहफ़्फ़ुज़ात अगर फेडरल गवर्नमेंट से हैं, वफाक से, मख्तर से हैं, तो पीटीआई से भी हैं। मुझे तो पीटीआई में जो केपी में मैं हारा हूँ वो तो पीटीआई की वजह से आ रहा हूँ, पीटीआई ने मेरे खिलाफ दांदी की है। ये वो बातें जो अपने ओपनली वो बात कर रहे होते हैं। लिहाजा जो डॉक्टर मोहम्मद साहब बात कर रहे हैं, शफाफ इलेक्शन की बात अपनी जगह, लेकिन उनके तहफ़्फ़ुज़ात केपी के हद तक उनमें बड़ी जान है। दूसरी बात है कि मौलाना फजल रहमान साहब के करीबी हल्के ये कहते हैं, ये बात मुझे कहने में असद कोई यार नहीं है, कि ये फर्ज करेंगे ग्रैंड अलायंस और ये मूवमेंट को बन जाती है, उसकी कामयाबी का अल्टीमेट बेनिफिशियरी कौन होगा? मतलब आप मौलाना फजल रहमान साहब, आप सियासी तौर पे बड़े जानीदा आदमी हैं, फायदा तो पीटीआई को होगा। तो ये क्या सेरा सजा के वो दे देंगे फजल रहमान साहब इतनी आसानी के साथ उनको? तो मेरा ख्याल है नहीं सर, अगर अलायंस नहीं भी बनता तो फिर भी जेयूआई को या मौलाना फजल रहमान को क्या फायदा होगा? देखिए, यही तो बात है। मौलाना फजल रहमान साहब को साथ एक ये भी है ना, मौलाना फजल रहमान साहब को कुछ हुकूमत से भी तवक्कुआत बंदी उन्होंने, उनकी इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी तवक्कुआत हैं कि जी इलेक्शन अब ये तय अगर हो जाता है कि जी 2 साल बाद इलेक्शन फर्ज करें हो जाते हैं, ये 1.5 साल बाद होते हैं या वक्त पे होते हैं, लेकिन उसमें फिर अगला रोल तो फिर मौलाना फजल रहमान साहब को, अब ये तो मशवरों से दी गई हैं कि जी ठीक है, पशीन से आप जाके जीते थे, इस दफा आपको यहीं से जितवाया जाएगा। तो अब वो उनकी जो इनसिक्योरिटीज है उनको मेरा ख्याल है टेकअप करेंगे। दूसरा ये है कि अगर ट्रेडिशनली असद आप देख लें तो फजल रहमान साहब जो है ना वो आप देख लें हमेशा अलायंस की पॉलिटिक्स में जब जाते हैं तो वो हमेशा इत्तेहादियों के साथ, जो हुकूमत बनती है उनके साथ ही रहते हैं। सिवाय इसके कि 83 की जो मूवमेंट थी सिंध वाली, उसमें बहुत ज्यादा वो आगे आगे थे और बहुत ज्यादा भुगता भी था उन्होंने एमआरडी की मूवमेंट। लेकिन अब नहीं लगता कि इतनी आसानी के साथ इनके तहफ़्फ़ुज़ात जो है ना वो पीटीआई दूर कर सकती है। एक दूसरी बात है कि आए दिन के बयान जब आना शुरू हो जाते हैं दोनों तरफ से, तो उससे मामलात खराब हो जाते हैं। मुझे तो गफूर हैदी साहब के स्टेटमेंट में बड़ा वजन लगता है कि भाई जो हमारे एतराज़ात हैं उनको दूर नहीं किया जा रहा, और बजाय लगता नहीं है कि हम उनके साथ चल पाएंगे। इस तरह की मिली जुली उनको बातें की थी उन्होंने। तो इसका मतलब सर ये जो बड़ा कंसर्न हुआ, फिर आप जो कह रहे हैं कि उनके पास्ट एक्सपीरियंस उनका ये है कि उन्होंने पीडीएम को लीड किया, उन्होंने इमरान खान की हुकूमत को खत्म करने में कलीदी किरदार अदा किया, लेकिन जब समारात समेटने का वक्त आया तो पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन इसके बेनिफिशरी बन गए और दीगर जमातें बन गई, मौलाना के हिस्से में कुछ नहीं आया। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि उनके तहफ़्फ़ुज़ात फिर पीटीआई से नहीं है, वो ओवरऑल सियासी सूरत हाल से एक अपने लिए खदशात महसूस करते हुए नजर आ रहे हैं। नहीं, ओवरऑल तो उनके हैं, ओवरऑल तो है, लेकिन पीटीआई के साथ अलायंस में जाने के बाद असद इस बात का कौन फैसला करेगा कि लीडर कौन होगा, इस मूवमेंट को कौन लीड करेगा, और इसके अल्टीमेट अगर ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाते हैं तो उसमें मौलाना साहब का क्या हिस्सा होगा, ये चीजें तय होने वाली है ना अपनी जगह पे। ठीक है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है सर। तो डॉक्टर मोहम्मद साहब के साथ लाइटर नोट पे मैं कहना चाह रहा था कि आज जितनी पीटीआई को मुश्किलात हैं, रजा अरुण साहब की पार्टी जरदारी साहब के साथ जिस तरह उन्होंने ऑफर किया था, अगर मिल जाते तो पार्टी बनाते, आज हुकूमत में होते तो मौज मेले होते। ये जो आज आपको सर ऑफर किया था उन्होंने, वैसे ऑफर किया था पीपल्स पार्टी ने, क्या कोई डेलीगेशन भेजा था, कोई पैगाम रसा गया था, कोई एलची गया था? ऑफर किया था यार, कैसे ऑफर किया था सर? ज्यादा दफा ऑफर किया था। कैसे? जरदारी साहब ने ऑफर किया था कि जी ठीक है, बनाए पार्टी, बनाए, आ जाए आप हमारे साथ आए, आप बनाए पार्टी। लेकिन वो तो रिकॉर्ड पे है, मोहम्मद साहब को अच्छी तरह पता है, लीडरशिप की तरफ से कहा गया था कि जी सवाल ही नहीं पैदा होता, आप तो लुटेरे हैं, पीपल्स पार्टी वाले और नून वाले आपके साथ तो चोर डाकू हैं, कभी भी नहीं मिलेंगे, ये कहा गया था। अच्छा, एक चीज जो है ना वो पानी के हवाले से मैं अगर एक बात कह दूं, मेरा ख्याल बड़ी इंपॉर्टेंट है।
हमेशा सियासत जो है ना वो पानी पे होती रही है। अब अगर मुझे याद है 81-82 में जब ये कालाबाग डैम बन रहा था, 84 में एग्जैक्टली जनाब वर्ल्ड बैंक ने $5 बिलियन कहा था जी लें और ये 5 साल में बन जाना है। उस वक्त 4,500 मेगावाट बिजली पैदा होनी थी और इसके अलावा ज़राअत के लिए पानी अलहदा मिलना था। इस पे सियासत की गई और उसके बाद मैं शमशुर मुल्क साहब जो चेयरमैन वापडा के आज भी हयात हैं, उनका मैंने इंटरव्यू किया। सर कहते हैं मैंने जाके वली खान साहब को कन्विंस किया और वो मान गए कि यार ये तो आप ठीक कह रहे हैं, इससे तो अपना नौशहरा नहीं डूबेगा, ये तो पूरे मुल्क के लिए अच्छा है। तो वो कहने लगे, आखिर में वली खान साहब ने कहा ओ भाई आपकी अगर हम बात मान लें तो हमारा बरसों का पॉलिटिकल स्टैंड कहाँ जाएगा। अब देखें ना ये सियासत की नजर हुआ। शमशुर मुल्क साहब आज भी हयात है। अगर ये कालाबाग डैम बन जाता है, इस पे सियासत ना होती तो पानी का मसला आज हमें इतना ना होता जितना आज आप देख रहे हैं।